Hello friends, today I will discuss the equation of null plane at a given point ABC refer to the axes OX, OY and OZ। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं किसी गिवन पॉइंट ABC से नल प्लेन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ओके, सपोज दैट, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट ये मेरे पास कोई बॉडी है। ओके, मान लिया जाए बॉडी के ऊपर जो है, आप जानते हो कि बॉडी बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के बनी हुई है। बॉडी के ऊपर ये कोई पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट ये है, एक तीसरा पॉइंट सपोज दैट ये है। इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स F3 लगा हुआ है, इस वाले पॉइंट के ऊपर एक फोर्स F2 लगा हुआ है, इस वाले पॉइंट के ऊपर एक फोर्स F1 लगा हुआ है। ओके, अब समझने की कोशिश करना। मान लिया जाए अगर किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऐसे लगा हुआ हो ऊपर की तरफ और दूसरा फोर्स ऐसे लगा हुआ हो नीचे की तरफ, और ये दोनों के दोनों फोर्स जो है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको बैलेंस करते हो, यानी ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को नेग्लेक्ट करता हो, रिजेक्ट करता हो, जिसकी वजह से बॉडी स्टेबल स्टेट में हो, यानी जहाँ थी वहीं के वहीं हो। तब ये जो फोर्स होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है और बीच की दूरियाँ भी बराबर होती हैं, इसको टोटल सिस्टम को हम बोलते हैं कपल ऑफ मूवमेंट। ओके, और हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, सपोज दैट मेरे पास कोई भी बॉडी है, किसी बॉडी के ऊपर जो है कुछ फोर्स लगे हुए हैं। ओके, और उन फोर्स की वजह से जो है अगर मैं मोमेंट निकालता हूँ और मेरे पास सम ऑफ मूवमेंट ज़ीरो आता है, तो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में उन सब का सम ऑफ मूवमेंट ज़ीरो आता है उस लाइन को बोलता हूँ मैं नल लाइन। ओके, इन दिस केस मान लिया जाए एक फोर्स ये लगा हुआ है, दूसरे वाला फोर्स ये लगा हुआ है, तीसरे वाला फोर्स ये लगा हुआ है। पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मैंने F3 का मोमेंट निकाला, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मैंने F2 का मोमेंट निकाला, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में मैंने F1 का मोमेंट निकाला। और इनका मोमेंट निकालने के बाद अगर इनका मोमेंट का सब का सम, यानी पहले फोर्स के मोमेंट प्लस दूसरे फोर्स का मोमेंट प्लस तीसरे फोर्स का मोमेंट बराबर अगर ज़ीरो के आ जाए, तो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में मैं मोमेंट निकाल रहा हूँ उस लाइन को नल लाइन कहते हैं। ओके, इसी की बात करने जा रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास कोई पॉइंट O है, O डैश या O मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट ABC हैं। ओके, और इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ नल पॉइंट भी कहता हूँ। एक ऐसा पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे फोर्स एक्टिवेट हों और उन फोर्स का मूवमेंट ज़ीरो हो, तब उस पॉइंट को नल पॉइंट कहता हूँ। और उस लाइन को जिसके रेस्पेक्ट में वो फोर्स काम करते हैं उसको नल लाइन कहता हूँ। अर्थात ये तो मेरी नल लाइन होगी और ये वाला पॉइंट मेरा नल पॉइंट होगा। ओके, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट PXYZ कोई दूसरा पॉइंट है। ओके, एक मैंने नल पॉइंट मान लिया, एक कोई दूसरा पॉइंट मान लिया। पॉइंट O के कोऑर्डिनेट मैंने ABC मान लिए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैंने XYZ मान लिए। नाउ सपोज दैट द गिवन सिस्टम हैज़ द फोर्स F1, F2 एंड F3 एट द पॉइंट O डैश। ओके, F3 की O डैश से दूरी जो है वो ज़ीरो है, और F2 की जो दूरी है ये देखो वो R1 है। F1 की जो दूरी है आपको भी दिख रही है, F1 की जो दूरी है कितनी है भाई, पॉइंट O से R2 है। सो दैट द मोमेंट जो है इन सब का ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से जो है मोमेंट ज़ीरो होने की वजह से अगर मोमेंट ज़ीरो है तो ये वाली लाइन OP या O डैश P इज नल लाइन होगी। ओके, OP मेरे पास क्या होगी, एक नल लाइन होगी। सपोज दैट, अब समझने की कोशिश करना बेटा, मेरे पास ये कोई बॉडी है, कैसे भी मान लो, इस बॉडी के इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, दूसरे वाला इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स ये लगा है, तीसरे वाला फोर्स एक ये लगा है, चौथे वाला फोर्स एक ये लगा है, पांचवें वाला फोर्स एक ये लगा है, छठे वाला फोर्स एक ये मान लो, सातवां एक फोर्स ये मान लो, आठवां एक फोर्स ये मान लो। ओके, आपको पता है इस चीज़ का कि भाई अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका रिजल्टेंट फोर्स काम करता है। ओके, जैसे मान लिया जाए, सिंपल सा केस लेकर के बताता हूँ। किसी बॉडी के ऊपर, ये मेरी बॉडी है, एक फोर्स ये लगा है F1, एक फोर्स ये लगा है F2। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर F1 और F2 दोनों इक्वल फोर्स हैं तो बॉडी ना तो इस तरफ जा पाएगी ना बॉडी उस तरफ जा पाएगी, बॉडी चलेगी इस तरफ, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस तरफ होगा। ओके,
ठीक इसी तरीके से मेरे पास जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगे हुए हैं, सपोज दैट उन सब की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है आर वो ऐसे निकल रहा है। सपोज दैट ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स आर है। क्लियर? फिगर के अंदर साफ साफ मेंशन भी है। और एक चीज़ और भी है, सपोज दैट बॉडी के किसी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स ये लगा हुआ है और कुछ दूरी पर एक फोर्स ये लगा हुआ है जो बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है। यानी F1 जो ये F1 बराबर है F2 के, अगर ये वाला फोर्स F1 है और ये वाला फोर्स F2 है, ओके, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक कपल ऑफ मोमेंट बनाते हैं जिसको G बोलते हैं। क्लियर? और अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लगे हुए हैं जिनकी वजह से कोई परिणामी फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आर है और कपल ऑफ मोमेंट भी बना हुआ है, तो तब मेरे पास जो ऑर्डर्ड पेयर आता है आर कोमा जी, इसको बोलता हूँ मैं डायनेम। ओके, मैं इसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास आर इज़ द रिजल्टेंट फोर्स है, सारे फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है, एंड जी इज़ द कपल ऑफ मोमेंट है। ओके, सो देन वी नो वेरी वेल दैट आर कोमा जी इज कॉल्ड एज डायनेम। ओके, आर कोमा जी को क्या बोला जाता है? डायनेम के नाम से जाना जाता है। किसी भी बॉडी के लिए उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होते हैं, बहुत सारे फोर्सेज अगर लगे हुए हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स होने की वजह से रिजल्टेंट फोर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। कपल ऑफ मूवमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और उसके डायनेम भी अलग अलग हो सकते हैं। ओके, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो मैं उसी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज दैट मेरे पास आर डैश कोमा जी डैश कोई एक दूसरा डायनेम है और आर डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड के हैं, और साथ में जी डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो सपोज दैट जी डैश के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है एल डैश आई प्लस एम डैश जे प्लस एन डैश के। ओके, क्लियर? तो हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, अगर हमारे पास जो है एक डायनेम ये है और एक दूसरा डायनेम आर कोमा जी है, अगर हमारे पास दो डायनेम हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि मैंने फोर्स इन थ्री डायमेंशन के लेक्चर्स के अंदर बताया था, और वो रिलेशन होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर क्रॉस सी। ओके, जी डैश हमारे पास कपल ऑफ मूवमेंट होता है, फाइनल कपल ऑफ मूवमेंट मान लो, जी हमारे पास कपल ऑफ मूवमेंट होता है, आर रिजल्टेंट फोर्स होता है, सी कोई पॉइंट होता है, सी इज ए पॉइंट। ओके, ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। फोर्स ऑन 3D के अंदर मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ सपोज दैट मेरे पास जी के जो कोऑर्डिनेट हैं, मैंने एल आई प्लस के एम जे प्लस के एन के, आप कुछ भी मान सकते हो, आपको फुल फ्रीडम है, और जी डैश इज इक्वल टू मैंने मान लिया एल डैश आई प्लस एम डैश जे प्लस एन डैश के। ओके, जहाँ एल एम और एन, एल डैश एम डैश और एन डैश जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एल एम एन एल डैश एम डैश एन डैश इज डी सी डायरेक्शन कोसाइन। अब क्वेश्चन पैदा ये होता है कि सर ये डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं? आपको भी पता है बेटा, 12th क्लास के अंदर अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अलग अलग एंगल हों, सपोज दैट यहाँ से कोई पॉइंट अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ से कोई बीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से कोई गामा एंगल बना रहा है, तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा इज नोन एज, उस पॉइंट के लिए डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। 12th क्लास की किताब खोल करके देखना। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड आर। ओके, वैल्यू ऑफ जी मेरे पास ये है और वैल्यू ऑफ आर मेरे पास कितना है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड के। इस फार्मूले के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ। जैसे मैं फार्मूले के अंदर वैल्यू डालूंगा, जी डैश इज इक्वल टू हुआ मेरे पास एल आई एम जे प्लस एन के माइनस सी क्रॉस आर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि वी आर सी कोई पॉइंट होता है, अपनी मर्जी से पॉइंट लिया हुआ होता है, वी आर सी यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट, एंड सपोज दैट सी इज इक्वल टू ए आई प्लस के बी जे प्लस के सी के। सी को मैंने वेक्टर फॉर्म में ले लिया। ओके, सी इज इक्वल टू ए आई प्लस के बी जे प्लस के सी के, एंड वी नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड के। सो दैट जब मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ, जी डैश तो मेरा एज इट इज, जी मेरा एज इट इज। ओके, और सी क्रॉस आर की मैंने वैल्यू पुट की, सी क्रॉस आर क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैंने डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का जो है कैलकुलेशन किया। ये मेरा आई जे और के, सबसे पहले ए बी और सी, एक्स वाई और जेड। ओके, मैंने उनका डिटरमिनेंट ले लिया, ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जी डैश की वैल्यू भी डाल दी। ओके, एंड द वैल्यू ऑफ जी डैश जो है मेरे पास वो है एल डैश आई प्लस के
एम डैश जे प्लस के एन डैश के। आप इस चीज़ को जानते हो, मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने यहाँ क्या किया बेटा, सारी की सारी वैल्यू पुट की, एल डैश आई एम डैश जे एन डैश के इज इक्वल टू एल आई एम जे एन के माइनस, अब देखो आप आई वाले उसके अंदर क्या होगा, ये होगा बी जेड माइनस सी वाई। देखो आप बी जेड माइनस सी वाई। अगले वाला देखता हूँ, माइनस जे का क्या होगा, जे का होगा मेरे पास ए जेड माइनस सी एक्स। देखो आप ए जेड माइनस सी एक्स। अगले वाला देखता हूँ, प्लस के लिए क्या होगा, ए वाई माइनस बी एक्स। कितना हुआ मेरे पास, ए वाई माइनस बी एक्स। अर्थात मैंने इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लिया। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आया बेटा, यहाँ से ये वाला तो एज इट इज़ निकला, ये वाला तो जो का तो। अब देखो आप, आई यहाँ है और आई यहाँ है, दोनों के अंदर से मैंने आई कॉमन ले लिया, इसको और इसको एक साथ लिखा, आई कॉमन आ चुका। फिर मैंने जे इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, जे एक साथ लिखा गया। फिर मैंने इसमें से और इसमें से के कॉमन ले लिया और मेरा के यहाँ आ चुका। बच्चों वाली बात है, मैंने इस इक्वेशन के अंदर से आई और फिर जे और फिर के इकट्ठा किया, आई कॉमन लिया, जे कॉमन लिया और के कॉमन ले लिया। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ। मेरे पास जो निकला बेटा, अब मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं कंपेयर कोफिशेंट करूँगा, आई का कोफिशेंट अलग, जे का कोफिशेंट अलग, के का कोफिशेंट अलग, तो एल डैश की वैल्यू जो निकल करके आएगी वो होगी एल माइनस बी जेड माइनस सी वाई। मैंने वही किया, कंपेयरिंग द कोफिशेंट, एल डैश की वैल्यू निकली एल माइनस बी जेड माइनस सी वाई। और इसी प्रकार मेरे पास एम डैश की जो वैल्यू निकली, देखो यहाँ से आप, ये देखो बेटा आप, एम डैश की वैल्यू इधर एम डैश है, एम डैश की वैल्यू निकली एम माइनस सी एक्स माइनस के ए जेड, एम माइनस के सी एक्स माइनस के ए जेड। मैंने वही वैल्यू डाली एम माइनस सी एक्स माइनस ए जेड, और उसके बाद मैंने अगले वाले को कंपेयर किया। ये है मेरे पास एन डैश इज इक्वल टू एन माइनस ए वाई माइनस बी एक्स। एन डैश इज इक्वल टू जो हुआ मेरे पास एन माइनस ए वाई माइनस के बी एक्स। क्लियर, वी नो वेरी वेल। ओके, ओ पी डैश मेरे पास क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका था, ओ पी डैश मेरे पास कोई नल लाइन है। और हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि नल लाइन और कपल ऑफ मोमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अर्थात दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होता है। क्लियर, फिर बता रहा हूँ, मेरे पास जो नल लाइन होती है ओ पी और कपल ऑफ मोमेंट जो या जी डैश जो होता है, जी मानना चाहो या जी डैश मान लो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होता है। अर्थात अगर नल लाइन ये है तो कपल ऑफ मोमेंट ऐसे होता है। अगर ये मेरी नल लाइन है तो ये मेरे पास सी ऑफ जी होता है, कपल ऑफ सी ऑफ एम होता है कपल ऑफ मोमेंट, यानी दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी नो दैट नल लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑफ कपल ऑफ मोमेंट और जी डैश, सो दैट नल लाइन मेरी ओ डैश पी है, कपल ऑफ मोमेंट मेरा जी डैश है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा। आप भी जानते हो कि दो चीज़ें अगर परपेंडिकुलर होंगी मैथमेटिक्स में तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होता है। मैं इसी कंसेप्ट का यूज़ करने की कोशिश करूँगा। आपको पता है बेटा, ओ डैश की जो वैल्यू है आपके पास, ये देखो आप, ओ डैश की जो वैल्यू है कितनी है, ओ डैश आपके पास ए बी और सी है, और पी आपके पास एक्स वाई और जेड है। अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, ये होगा ए आई प्लस के बी जे प्लस के सी के, और ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के जेड के। वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ और रिजल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, नाउ ओ डैश मेरा ये रहा ए बी सी, पी मेरा जो है एक्स वाई जेड है, मैंने वेक्टर बनाया ओ पी, पी माइनस के हो, एक्स माइनस के ए किया आया, वाई माइनस के बी किया जे निकला, जेड माइनस के सी किया, मेरे पास के निकल गया, नो प्रॉब्लम। ओके, ओ पी डैश की वैल्यू मेरे पास एक्स माइनस ए आया, वाई माइनस बी जे आया, जेड माइनस सी के आया, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ हमारे पास जी डैश की वैल्यू पहले से ही है, मैं प्री डिसाइड कर चुका था कि मैं मान चुका था जी डैश इज इक्वल टू एल डैश आई प्लस एम डैश जे प्लस एन डैश के। तो जब मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा बेटा, जी मेरे पास ये है, ओ पी मेरे पास ये है, दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया, आपके सामने है। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद देखो बेटा, इसका गुना इसके साथ ये निकला, प्लस इसका गुना इसके साथ ये निकला, इसका गुना इसके साथ ये निकल गया। क्लियर है ना। इसके अलावा आप भी जानते हो कि आई डॉट आई बराबर ज़ीरो हो, सॉरी 1 होता है, आई डॉट आई बराबर 1 होता है, आई डॉट जे बराबर ज़ीरो होता है। मैं डायरेक्ट इस कंसेप्ट का यूज़ किया और ये मेरे पास निकला
equation of null plane. Okay, now I will put the value of L dash, M dash and N dash and then I will calculate. मेरे पास जो L dash, M dash और N dash की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मैं उस इक्वेशन के अंदर डालूंगा और आगे की तरफ रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा. देखो बेटा, हाँ मैंने क्या किया, इसके अंदर वैल्यू डाली, बट वी नो वेरी वेल L dash की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका था L माइनस के एम माइनस के सी एक्स माइनस के ए जेड और एन माइनस के ए वाई माइनस के बी एक्स. नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल डैश, एम डैश एंड एन डैश इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इस प्लेन के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ. जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, देखो बेटा आप, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन है आपके सामने है और मैंने इसके अंदर एल डैश की वैल्यू पुट की. एक्स ये मेरा एज इट इज़, ये मेरे पास एल डैश की वैल्यू है. वाई माइनस बी मेरा एज इट इज़, ये मेरे पास एम डैश की वैल्यू है. जेड माइनस सी मेरा एज इट इज़, ये मेरे पास एन डैश की वैल्यू है, बराबर है मेरे पास 0 के. क्लियर. अब मैंने इसके अंदर क्या किया बेटा, ध्यान से देखना है आपको. मैंने इसके अंदर से एक्स वाले पार्ट को इसको इसके साथ गुणा कराने के बाद अलग लिख लिया. अब इसको इसके साथ गुणा कराने के बाद मैंने अलग लिख लिया. इसको इसके साथ गुणा कराने के बाद मैंने अलग लिख लिया. क्लियर है ना. अगले वाला जो स्टेप होगा बेटा, ध्यान से देखना है. अब अगले वाला जो स्टेप होगा, अगली गुणा होगी इसकी इसके साथ माइनस होगा, माइनस बी की एम के साथ गुणा होगी, माइनस सी की एन के साथ गुणा होगी, यानी पूरी स्टेप के साथ गुणा होगी, इनकी पूरे स्टेप के साथ होगी गुणा. ओके, और ये बराबर 0 होने की वजह से जब उस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया. बराबर करके जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा तो मेरे पास ये उधर बराबर जाने के बाद पॉजिटिव आया और मैंने इस पॉजिटिव क्वांटिटी को लिख दिया. इसी प्रकार से मेरे पास ये y की गुणा इसके साथ नेगेटिव जा रही थी, लेकिन बराबर के बाद लिखा मैंने, बराबर होने के बाद ये पॉजिटिव हो चुका आपके सामने है. और इसी प्रकार मैंने c वाला स्टेप को लिख लिया. ये जो c वाला स्टेप था, ये देखो आप, c वाला स्टेप कौन सा था आपके सामने है, ये वाला देखो बेटा, ये वाला स्टेप जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, लिख दिया मैंने. लिखने के बाद मेरे पास जो है, देखो अब बराबर करके जो है, इधर तो ये एज इट इज चल ही रहा है, ये तो जो का तो चल ही रहा है. दूसरी तरफ मेरे पास ये आ चुका ना. अब ये वाला तो जो का तो, इसको तो मैंने छुआ नहीं, ये तो मेरा एज इट इज है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. देखो आप, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा निकलेगा ए एल, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा निकलेगा बी एम, इसकी गुणा इसके साथ करूँगा सी एन. निकल गया ना. अब मैं इसकी गुणा इसके साथ कर रहा हूँ, मैंने ये लिख दिया. बी की गुणा डायरेक्ट माइनस सी एक्स ए जेड के साथ की, माइनस सी एक्स ए जेड के साथ, और सी की गुणा ए वाई बी एक्स के साथ की मैंने. ओके, क्लियर, नो प्रॉब्लम. अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा. ये वाला जो मेरा स्टेप था, ये वाला स्टेप सबसे पहले मैंने ये लिखा जो लेफ़्ट हैंड साइड में चल रहा था. ये मेरा लेफ़्ट हैंड वाला स्टेप एज इट इज, लेफ़्ट हैंड वाला स्टेप मेरा जो का तू. आगे देखता हूँ, इधर देखते हैं क्या हुआ. ये वाला स्टेप मेरा एज इट इज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये वाला स्टेप मेरा एज इट इज. अगले वाला स्टेप ये मैं कह रहा हूँ +0. देखो 0 कैसे होगा, ध्यान से सुनना आप. देखो बेटा, जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा ये निकलेगा माइनस ए बी जेड, और ये देखो आप, यहाँ से इसकी गुणा इसके साथ करूँगा प्लस ए बी जेड, ये तो इससे कैंसिल. जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा ये निकलेगा ए सी वाई, और जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा माइनस ए सी वाई, इससे ये कैंसिल हो चुका. अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं, बी की तरफ आ जाओ आप. ये निकलेगा माइनस बी सी एक्स, और यहाँ से निकलेगा बी सी एक्स पॉजिटिव. ये वाला देखो बी सी एक्स पॉजिटिव, ये इससे कैंसिल. अगले वाले स्टेप की तरफ चलते हैं. यहाँ से निकलेगा बी ए जेड पॉजिटिव, यहाँ से देखता हूँ बी ए जेड नेगेटिव, ये इससे कैंसिल. क्लियर है ना. आगे देखता हूँ, सारे के सारे जो है ना, जब आप इनके गुणा करोगे प्लस माइनस की वजह से सारे कट जाएंगे, 0 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम. ये मेरे पास निकल करके आया प्लस का 0. आगे चलता हूँ. ये मेरे पास जो इक्वेशन है बेटा, इसको डिटरमिनेंट के रूप में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये मेरे पास इक्वेशन निकल करके आई है फाइनल इक्वेशन. ओके, 0 मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इट इज रहा. और इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है बेटा आपको. ये जो मेरी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऐसे भी लिखी जा सकती है. कहोगे आप कैसे, सवाल पैदा होता है. देखो बेटा, यहाँ है, ध्यान से देखना, x माइनस एल माइनस बी जेड माइनस, सॉरी, x इंटू एल माइनस बी जेड प्लस सी वाई. देखो आप, पहले x की बात कर लेते हैं. x इंटू इधर से कितना होगा, बी जेड माइनस के सी वाई है ना, और माइनस एल एक्स होगा. ये देखो आप, इसको भी मैं इधर ले करके जा रहा हूँ. यहाँ से क्या होगा भाई, एल एक्स हो जाएगा ना, और यहाँ से होगा बी जेड माइनस सी वाई. देखो आप, देखता हूँ, बी जेड सी वाई एल एक्स बी जेड सी वाई. ओके, ठीक इसी तरीके से जब अगले वाले स्टेप को आप वाई वाले स्टेप को सॉल्व करोगे
वाई वाले स्टेप को सॉल्व करोगे और इस वाले स्टेप को उधर लेकर के जाओगे, फिर जेड वाले स्टेप को सॉल्व करोगे, इस वाले को उधर लेकर के जाओगे, तो आपके पास जो इक्वेशन निकल करके आएगी वो ये निकल करके आएगी। ओके, दिस इज इक्वेशन ऑफ नल प्लेन। ओके, और मैं जो फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ नल प्लेन का क्वेश्चंस के अंदर, मैं डायरेक्ट इसका यूज़ करूँगा। एक बात और भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन निकालने के लिए मैं डायरेक्ट इस कंसेप्ट का भी यूज़ करूँगा। मेरे पास जो कपल ऑफ मोमेंट था और उसके बाद जो नल लाइन थी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों में मैं किस कंसेप्ट का यूज़ करूँगा बेटा, मैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों के अंदर इस वाले फार्मूले का यूज़ करूँगा, कपल ऑफ मोमेंट एंड नल लाइन। आपका अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके।